हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल। आज तो मैं ऐसी ही खटारा सी लग रही हूँ, मेरे बालों में ऐसे तेल वेल हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। फिर आप बोलोगे कि इतनी लंबी लंबी वीडियोस बनाती है, छोटी बनाया कर। मैं छोटी नहीं बना सकती, मेरे पास इतनी सारी चीज़ें होती है जो पढ़ पढ़ा के आती हूँ, उसके बाद उसके नोट्स बनाती हूँ, मेरे को सब कुछ कवर करना होता है यार, मेरी मेहनत है ये। तो प्लीज़ हबड़ा तबड़ी के अंदर शुरू मत करो, पूरा पूरा इस तरीके से अपना सारी चीज़ें इसके अंदर अलाइन करनी है, ठीक है? समझ में आ गई है बात? मैं थक गई हूँ यार, मेरे को थोड़ा सा फन करना है, थोड़ा फन करिए। मेरे पापा ने मेरे को बहुत मारा है, मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हुई हूँ। नहीं ये सब मत करना, ठीक है? नर्वस क्यों हो रही हूँ मैं? अगर आप उनको क्वेश्चन करते हो तो सिर्फ क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन करने सिर्फ क्वेश्चन है, बट तब भी मैं मतलब कंसिस्टेंट खुश नहीं रह सकती। तो एक पेप टॉक दो पहले ना, अपने आप को एक पेप टॉक, और अपने आप को एक आप पेप टॉक नहीं बोला जा रहा मेरे से, एक और अपने आप को एक पेप टॉक दे। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। आप सब लोगों ने मेरे को मिस किया होगा, मैं भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग हूँ, तभी मैं आज एक वीडियो बना रही हूँ। ये ऑब्वियस सी बात है। मैं कुछ करना चाह रही थी काफ़ी लंबे टाइम से। मेरा मोटिव ये था कि मैं वीडियोस में कंसिस्टेंट रहूँ, ठीक है? और उसके लिए मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया कि मैंने 30 टॉपिक्स लिखे हैं अपनी नोट्स के अंदर, और उसके अंदर मतलब ये सारे जो हैं वो जर्मनी से रिलेटेड हैं। कुछ जो है वो बिल्कुल ही सीरियस पढ़ाई के टॉपिक के बारे में है, कुछ जो है वो फ़नी है, फ़नी कॉन्ट्रास्ट हो गए मतलब बिटवीन दीज टू कंट्रीज़, और ऐसे ऐसे करके चीज़ें हैं। तो मतलब बेसिकली मेरे पास 30 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोज़ बना सकती हूँ। और तो मैंने अपने आप को ये चैलेंज दिया कि मैं डेली एवरी सिंगल डे आई एम गोइंग टू अपलोड 1 वीडियो, क्योंकि मैं लास्ट 5 महीने से बहुत ही रेयरली कोई वीडियो बनाती हूँ। तो अब बात ये हो गई, ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट क्यों है? ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि मेरे को ज़बरदस्त मूड स्विंग्स होते हैं। मतलब मूड स्विंग्स ऐसे नहीं है, मतलब मैं ना डेली खुश नहीं रह सकती। मतलब मेरे को नहीं पता आप लोग कैसे हो, किस टाइप के हो, बट मैं इस टाइप की हूँ कि मेरे साथ अगर कुछ नहीं भी हुआ होगा, तो कोई ऐसे स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बट तब भी मैं मतलब कंसिस्टेंट खुश नहीं रह सकती। और फिर जब मेरे को खुश नहीं रहती मैं, तब मेरे से ना मैं लोगों से बात करती हूँ, ना मेरा किसी का फ़ोन उठाने का मन करता है। तो ये मेरा एक बिहेवियर है, ये इस तरीके से मैं फंक्शन करती हूँ। जिसका मतलब ये है कि अगर मैं 30 डेज़ के लिए वीडियो बनाऊँ तो मेरे को 30 डेज़ के लिए खुश रहना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरा डेली किसी ना किसी चीज़ से बात करने का मन हो। और जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से फ़नी थोड़ा सा वो करने के लिए मेरे को थोड़ा जॉली होना पड़ता है ना। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को मैं 2 हफ्ते पहले स्टार्ट करना चाहती थी, बट एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ हो रहा था कि नहीं यार अभी नहीं, अभी नहीं, मतलब ये बहुत ज़्यादा वो है, मतलब मैं कमिट कर दूंगी सबके सामने और फिर मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये भी एक मेरी पर्सनालिटी है, मैं चीज़ों को कमिट तो बहुत जल्दी कर देती हूँ, बट मेरे से टिकना बहुत ही मुश्किल बात है मेरे लिए। मैं नहीं टिक पाती हूँ, मतलब मेरा पूरा स्ट्रॉन्ग ऐसे होता है कि नहीं मुझे ऐसा करना है, बट फिर हो जाता है, मैं रिलैप्स हो जाती हूँ। बट या तो आप मेरे को सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस देखें भाई। मेरे को कोई पैसे वैसे कुछ नहीं मिलते हैं, ठीक है? तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हूँ इसके अंदर, अपने 4 से 5 घंटे, और 4 से 5 घंटे अगर मैं अपने ऑफिस का ओवर टाइम कर लूँ तो मैं इतने ज़्यादा पैसे कमा सकती हूँ। मेरे को सपोर्ट करें, मेरे को सब्सक्राइब करना है तो कर लो, नहीं करना तो मत करो, बट कम से कम वीडियो तो देख लो यार। नहीं, सब्सक्राइब भी कर ही लो। सब्सक्राइब से ये होता है ना कि अगर आपको मेरा वीडियो देखने का मन नहीं है, और अगर आपने यूट्यूब खोला है, तो अगर मेरी वीडियो, मेरी शक्ल आपको दिख गई है, तो बाई चांस आप क्लिक कर ही लोगे यार। कितनी बार मेरे को इग्नोर करोगे, है ना? थोड़ा इसलिए मैं कल से सुंदर सुंदर बन के भी वीडियोज़ बनाऊंगी। आज तो मैं ऐसी खटारा सी लग रही हूँ, मेरे बालों में ऐसे तेल वेल हुआ हुआ है, बट कल से हम सुंदर लगेंगे, और उसके बाद में हम वीडियोज़ बनाएंगे, ठीक है? बस आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, राइट महिमा? बकवास बंद करके अब हम पढ़ाई के बारे में बात कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तुम बैक टू द टॉपिक, कितने दिनों बात कर रही हो, बैक टू द टॉपिक, सीरियस हो जाते हैं। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप किस तरीके से, जब आप अपनी एप्लीकेशंस करते हो, किस तरीके से आप एप्लीकेशंस करें कि आपका जो एक्सेप्टेंस रेट है वो ज़्यादा हो और रिजेक्शन रेट है वो कम हो। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि यार लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, मतलब उनकी स्किल्स भी बहुत अच्छी होती हैं, बट स्टिल वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और फिर नॉट एवरीबडी कैन टेक फेलियर्स इन अ गुड मैनर, स्पेशली जब आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो और आप सब कुछ अपने हिसाब से राइट कर रहे हो, और व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग तो ये आपके दिमाग पे एक मेंटली टोल ले लेता है।
तो आज हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी स्कूल एप्लीकेशंस करी हैं, मेरे सिबलिंग्स ने बहुत सारी स्कूल एप्लीकेशंस करी हैं, और मेरे आसपास सारे टाइम लोग करते रहते हैं, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मतलब कि मैं 5 साल हो गए हैं मेरे को यही सब चीज़ें सुनते हुए, या फिर लोगों के बारे में उनके इनपुट सुनते हुए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और आप लोगों के थ्रू एज वेल। सॉरी, मैं अगर नीचे देखूँ तो अपने नोट्स के अंदर देख रही हूँ, तो फिर ज़्यादा बुरा मत मानना कि मैं अटेंशन नहीं दे रही आपको। मैं अटेंशन दे रही हूँ, बट मेरे को ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि यार अगर आपको रिजेक्शन वगैरह मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्मार्ट इनफ नहीं हो। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक स्टोरी फॉर्म नहीं कर रही है, क्योंकि जो एप्लीकेशन की जो स्ट्रैटेजी होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वही डिसाइड करती है वेदर यू आर गोइंग टू बी सक्सीडेड और वेदर यू आर गोइंग टू फेल इन दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोसेस। बिकॉज बहुत सारी ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे आपको रिजेक्शन इस चीज़ के लिए भी मिल सकता है अगर आप ओवर क्वालिफाइड होते हो, क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी होगी जब भी आपको एक प्रोग्राम के अंदर एंट्री लेनी होती है, तो जो इंटरव्यूअर्स होते हैं या फिर जो ये जजमेंट टीम होती है वो इस बेसिस पे आपको एक्सेप्ट नहीं करती है कि आप कितने स्मार्ट हो, वो इस बेसिस पे आपको एक्सेप्ट करती है कि आप इस प्रोग्राम के लिए गुड फिट हो या नहीं हो। तो अगर कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि आप ओवर क्वालिफाइड हो, तब भी वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेंटली मतलब अपने आप को इस चीज़ पे टोल लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और डिसअपॉइंट होने वाली बात ही नहीं है यार। मतलब कि आप सब जगह तो एक्सेप्टेड नहीं हो सकते, ठीक है। हर कॉलेजेस का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, हर कॉलेजेस मतलब अगर आप आइंस्टाइन हो तो ठीक है, अगर आप नहीं हो, आइंस्टाइन जो थे वो भी बहुत जगह पे फेल हुए हैं, मतलब सब लोग जो है वो फेल होते हैं सब जगह, तो आप एक्सेप्टेड नहीं हो सकते हो। बट आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि मतलब अगर आप अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में एक्सेप्ट नहीं हो रहे तो आप एटलीस्ट आप सेकंड में हो जाओ या फिर थर्ड में हो जाओ एटलीस्ट। तो उस चीज़ के लिए आज हम स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, और जो जो चीज़ें मेरे अकॉर्डिंगली आप मे बी मिस आउट कर रहे हो तो आप उस चीज़ पर ध्यान दे सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 4 बिगेस्ट रीजंस के बारे में जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशंस जो होती हैं वो रिजेक्ट होती हैं। तो जो फर्स्ट रीज़न होता है वो ये होता है कि लोग जब अप्लाई करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जेनेरिक आइडेंटिटी के साथ अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने रिज्यूम में या फिर अगर आप अपने LOM में लिख रहे हो कि आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पैशनेट पर्सन एंड आई हैव दीज काइंड ऑफ स्किल्स एंड आई थिंक आई हैव द पोटेंशियल टू डू दिस, ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज दुनिया लिखती है। तो उनके पास आप सिर्फ इकलौते इंसान नहीं हो, आप 10,000 एप्लीकेशन उनके पास और आई हुई होंगी जिन लोगों ने ये चीज़ें मेंशन कर रखी होंगी, जिसकी वजह से आप इतने जेनेरिक हो जाते हो और आप स्टैंड आउट नहीं करते हो कि आपकी एप्लीकेशन जो होती है वो रिजेक्ट होनी ही होती है। क्योंकि अगर आप स्टैंड आउट नहीं करोगे तो वाई वुड दे चूज यू इफ़ यू आर लाइक अदर्स, है ना। सेकेंड जो हमारा रीज़न है वो ये है कि आपके पास एक क्लियर एकेडमिक डायरेक्शन नहीं होती। जो भी आपने स्किल्स, जो भी आपने अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जो होती हैं वो मेंशन करी हुई होती हैं, वो मतलब बिल्कुल ही इररेलेवेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब वो एक्सपीरियंस मेंशन करते हैं, तो अगर मैं एक फील्ड के लिए अप्लाई कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऑफकोर्स मैं लॉ का एग्जाम्पल ही लूँगी क्योंकि मैं लॉ से ज़्यादा रिलेट करती हूँ। तो बेसिकली अगर मेरा एक कोर्स है और मेरे को उसके अंदर अप्लाई करना है कॉर्पोरेट लॉ के अंदर, और अब मेरे को अपना एक्सपीरियंस जो है वो नोट डाउन करना है एक्सपीरियंस फील्ड के अंदर। अब उसके अंदर मैंने जितना भी एक्सपीरियंस शो कर रखा है ना, वो मोस्टली क्रिमिनल लॉ का है। तो ऑफकोर्स क्योंकि यहाँ पे ये एक्सपीरियंस एक रेलिवेंट फैक्टर नहीं है फॉर द पोजिशन आई एम अप्लाइंग फॉर, इसीलिए लोग जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। सेम गोज विद स्किल्स एंड ऑल्सो लाइक अकेडमिक क्वालिफिकेशन। सम पीपल हैं जिन्होंने मल्टीपल डिग्रीज कर रखी होती हैं, और ऑफकोर्स उनकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन होती है वो कोई सेंस नहीं बनाती है जो पोजीशन के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, और जिसकी वजह से उनका रिजेक्शन जो होता है वो रेट वो सुपर हाई हो जाता है। अब हम थर्ड रीज़न के बारे में बात करेंगे। तो थर्ड रीज़न है बैड स्कूल लिस्ट स्ट्रैटेजी। जब मैं इस चीज़ के बारे में अभी इन डिटेल बताऊंगी कि जब आपको मतलब आपको किस तरीके से स्कूल्स जो है वो अपने यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स का मतलब यूनिवर्सिटीज़ डिसाइड करनी होती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ लोग जो होता है वो सिर्फ ऐसा करेंगे, या तो वो एक ही कॉलेज के अंदर अप्लाई करेंगे। तो आप कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते हो कि अगर आप जिस कॉलेज के अंदर अप्लाई करो उसके अंदर आपका एक्सेप्टेंस रेट आएगा ही आएगा, तो ऑफकोर्स वहाँ पे आपका रिजेक्शन रिस्क जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर आपने 1 या 2 स्कूल में अप्लाई किया है और अगर वहाँ से आपको रिजेक्शन आता है तो बेसिकली आपका पूरा साल वेस्ट किया है। तो इस तरीके की चीज़ें। और कुछ लोग क्या करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उनकी कुछ
ज़्यादा ही रीच हो जाती है, वो सारी जगह ही अप्लाई कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी चीज़ें होती हैं कि अगर आपने वे टू मैनी एप्लीकेशंस कर रखी होती हैं विद इन सेम यूनिवर्सिटी, दे हैव द डेटा, और वो आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि वो आपको देखते हैं कि आपका जो फोकस है वो मतलब क्लियर फोकस नहीं है और आप कहीं पे भी घुसने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपका रिजेक्शन रेट होता है। एंड फोर्थ मेन रीजन इज एसेज दैट एक्सप्लेन इंस्टेड ऑफ रिवीलिंग। तो इस चीज़ के बारे में मैं फिर से आगे से बताऊंगी थोड़ा सा ब्रॉडली, कि जब आप कोई भी ऐसे लिखते हो, मतलब ऐसे अगर आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है जो आपको बोलती हैं कि आपको इस टॉपिक पे ऐसे लिखना है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिसके अंदर आपको LOM या फिर SOP देना होता है। तो उसके अंदर अगर आपका पूरा SOP एक्सप्लेन कर रहा है जो आपने रिज्यूमे में लिखा है, आपका रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि आपको SOPs इस तरीके से बनाना होता है कि वो आपके बारे में कुछ न्यू फैक्ट्स रिवील करे इन अ पर्सनल मैनर, क्योंकि आप उनके पास ऑलरेडी आपका रिज्यूमे या फिर आपका CV है पढ़ने के लिए, आपने क्या किया क्या नहीं किया, तो आप वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से अगेन आपका रिजेक्शन जो होता है, रिजेक्शन रिस्क जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, सो बेसिकली अब हम बात करेंगे किस तरीके से हम ये जो रिजेक्शन रेट है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब हम स्टेप 1 के बारे में बात करेंगे। स्टेप 1 है बिल्ड अ स्टूडेंट नैरेटिव। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब ये है कि जब आप एक सेकंड के लिए आप रिज्यूमेस भूल जाओ, ठीक है। जब कॉलेजेस आपको इंटरव्यू कर रहे होते हैं, उनका जो दिमाग के अंदर क्वेश्चन होता है वो ये नहीं होता कि इज दिस स्टूडेंट स्मार्ट इनफ फॉर आवर कोर्स। उनका ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट विल ही बी ऑन आवर कैंपस, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट स्टूडेंट नैरेटिव इज। स्टूडेंट नैरेटिव का मतलब ये है कि एक क्लियर डायरेक्शन देना कि हु यू आर इन एक्शन। उनको इस तरीके के लोग नहीं चाहिए कि जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा वेगली बात कर रहे हो कि आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल, आई एम पैशनेट, बट इट्स मोर अबाउट लाइक आई यू अ कॉन्ट्रीब्यूटर, और किस तरीके से आप किस तरीके से आप जो है हमारे कोर्स के अंदर या फिर जो कोर्स आप पढ़ रहे हो उसके अंदर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। वो इस तरीके के लोग ढूंढ रहे होते हैं कि इंस्टेड ऑफ जस्ट लाइक टॉकिंग अबाउट आइडियाज, आप उनको प्रोजेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करो। आपकी जो स्टेम नॉलेज है उसको आप एक्चुअली कम्युनिटीज की जो रियल प्रॉब्लम्स है उनके साथ में कनेक्ट कर सको। आप डिस्कशंस होने के बजाय उस पर कुछ एक्शन लो, या फिर आप जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर आप सिर्फ क्वेश्चन करने के बजाय उनको आप रियलिटी के अंदर सिस्टम को किस तरीके से बेटर करते हैं उस आइडियाज के साथ में आओ। तो बेसिकली आपको अपने आप को सबसे पहले तो पता करना है कि आप किस तरीके के इंसान हो, क्योंकि ऑफ कोर्स एडमिशन ऑफिस जो है वो उन लोगों की खोज में है जो मतलब कि वो अपने आप से ये पूछते हैं कि हु स्टार्ट्स कॉन्वर्सेशंस, हु बिल्ड थिंग्स, who turns ideas into projects, who research, who leads communities। और आप अपने बारे में एक स्टूडेंट नैरेटिव बता सकते हो बाय आस्किंग योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट इज लाइक व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स अनॉय यू द मोस्ट, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ये हो जाता है कि इस चीज़ से मैं डील नहीं कर सकता। व्हाट role do I naturally take when I took over a project? Do I build? Do I research? Do I mentor? Do I organize? Do I discuss? और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि people rely on me for them। यहाँ पे आपको एक तरीके से अपने बारे में एक पैटर्न डिस्कवर करना है इंस्टेड ऑफ रैंडम एक्टिविटीज़ कि हाँ शायद मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ। उसी के बेसिस पे हम आपका रिज्यूमे, आपका LOM और आपका जो इंटरव्यू है वो रिवॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आपकी एक तरीके से कैसे बोलते हैं, हर ब्रांड की जिस तरीके से एक टैगलाइन होती है तो ये आपकी टैगलाइन है। किसी भी ब्रांड की जो टैगलाइन होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, तो इसी तरीके से आपका है, ये आपकी एक टैगलाइन है जो आपको डिफाइन करती है, जो बिना एक लंबा ऐसे लिखे एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपको डिफाइन कर सके। ठीक है, मतलब पता नहीं यार आप लोगों को मेरी चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बट दिस इज माई स्ट्रैटेजी, दिस इज हाउ आई डिड इट। हमारा सेकेंड स्टेप है स्टार्ट प्लानिंग अर्ली। फाउंडेशन फेज जो है आपका वो आपका मिनिमम 1.5 साल पहले स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि CVs आर रिटन, बट एक्चुअली CVs आर नॉट रिटन, दे आर बिल्ड। आपको अपनी प्रोफाइल के लिए काम करना होता है। आपको SOPs के अंदर मोटिवेशन जब आपको लिखनी होती है तो वो मोटिवेशन फाइंड करने के लिए भी तो आपको टाइम लगता है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि रात रात भर मेरे को मोटिवेशन आ गई। और ट्रस्ट मी, जब आप लोगों के LOM पढ़ते हो इतने सारे, आपको एग्जैक्टली आप बता सकते हो कि इस इंसान ने कितना टाइम लगाया है ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर ये लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखने में। उन लोगों को इतना ज़्यादा आइडिया होता है कि वो आपको सब कुछ बता सकते हैं। तो
और ऊपर से बहुत सारे लोगों को अगर ये चीज़ नहीं पता है तो जो आपके एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, जो आपकी जो एप्लीकेशन आपको टर्न इन करनी होती है, वो मोस्टली 1 साल पहले उनकी डेडलाइंस जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। स्पेसिफिकली अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो स्कॉलरशिप का सम केसेस में 1.5 साल पहले या फिर 2 साल पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर टाइम लगता है। उनकी जो आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो डिफरेंट कम्युनिटी के पास जाती है, वो रिव्यू करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में अब इस 1.5 साल के अंदर आपको क्या करना है, इस 1.5 साल के अंदर आपको रिसर्च करना है बेटर कोर्सेज के लिए, कौन सा आपको कोर्सेज चाहिए। आपको प्रोफाइल देखनी है कि अगर आप देखते हो फॉर एग्जाम्पल एक कोर्स है, उस कोर्स के अंदर हमेशा स्किल्स लिखी हुई होती है, किस तरीके के स्टूडेंट्स वो चाहते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स हो सकती हैं। तो अब वो स्किल्स अगर आप में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे उनको एडवांस एक्सेल चाहिए होता है। तो अब अगर आपको एडवांस एक्सेल उनको चाहिए और अगर आपको ये लर्न करना है तो इसके लिए आपको टाइम चाहिए होगा। मैं एक कोर्स करूँगी, मुझे उसके लिए टाइम चाहिए, तभी मैं उसको मेंशन कर सकती हूँ अपने एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर। उसके बाद ये आपका ऐसा टाइम होता है जब आपको एग्जैक्टली समझ में आता है कि व्हाट डू यू वांट। ऐसा नहीं है रैंडमली 10 कॉलेजेस हैं, मेरे को 10 के 10 के अंदर क्योंकि इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है मेरे को इसके अंदर अप्लाई करना है। नहीं, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि यार मेरे को अपनी लाइफ से ये चाहिए, ये मेरा फ्यूचर गोल है। इस फ्यूचर गोल को अचीव करने के लिए ये 5 कोर्सेज हैं और फर्स्ट वाला कोर्स जो है वो बेटर अलाइन करता है जो मैं सब्जेक्ट्स उससे सीखूंगी और मेरे को इस कोर्स के अंदर अप्लाई करना है। तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस है। तो प्लीज़ हबड़ा तबड़ी के अंदर शुरू मत करो कि परसों डेडलाइन है और आज आप अपना सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो, नहीं आप फुलफिल कर पाओगे। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर आपको सब कुछ अपना देना पड़ता है। आपको चीज़ें, एक एक शब्द, एक एक स्पेलिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब लोग इतना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में प्रोमिनेंट होते हैं कि आपने किस तरीके से कहाँ पे क्या मेंशन करा हुआ है, क्या आपका फॉर्मेट है, क्या आपका स्ट्रक्चर है, क्या ये क्लटर्ड है, क्लीन लुक है, आपने यहाँ पे एक सिंगल एस लगा दिया, यहाँ पे डबल एस आना था। मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, कोर्स कम्स फर्स्ट देन द यूनिवर्सिटी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये टॉप आईवी लीग कॉलेजेस हैं, मेरे को इसके अंदर जाना है और मेरे को इसके अंदर कोर्स करना है, लेकिन उसके अंदर जो कोर्स होता है वो आपके फ्यूचर गोल से अलाइन ही नहीं करता। वो कोर्स आप एक्चुअली में पढ़ना ही नहीं चाहते, बट बिकॉज उसकी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन जो थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि आपने उसके अंदर एडमिशन ले लिया। बट ये सिनेरियो जर्मनी के अंदर फॉलो नहीं होता है। येस, it is nice if you are in a good college, which means like if you are in a public university सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं instead of like having a private university. Nobody gives a shit about private university. So as long as you are studying in public university, it is fine. अगर आप उसके अंदर मतलब ऑफ कोर्स लाइक सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो होती है वो सेम लेवल पे नहीं हो सकती है, तो उसके अंदर हमारे पास भी यहाँ पे हायरार्की होती है, बट इट डजेंट मैटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेन यू अप्लाई फॉर अ जॉब पोजीशन इज what course did you do? They want to hear your course name fully instead of what college you went to. तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा EU के अंदर सबसे बड़ा चीज़ है। ये US या फिर UK की तरह नहीं चलता यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप अपना कोर्स डिसाइड करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको ऐसे करना है कि आपको एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर मास्टर्स करनी है या फिर बैचलर्स करनी है, तो आप सबसे पहले ये देखें कि ये इससे रिलेटेड कोर्स कौन कौन से हैं और जो कोर्स आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है उस तरीके से आप अपनी यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस डिसाइड करें कि दिस इज़ द कोर्स आई वांट टू डू एंड दिस इज़ इन दिस यूनिवर्सिटी, सो दिस शुड बी माय फर्स्ट प्रेफरेंस। तो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ जो होती है वो हेविली फोकस होती है आपके कोर्स रेलेवेंस के ऊपर और आप किस तरीके से अपना बैकग्राउंड जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं। कोई भी SOP, कोई भी LOM आपको नहीं बचा सकता अगर आप अपना बैकग्राउंड जस्टिफाई नहीं करते। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने बैचलर्स अगर इंजीनियरिंग के अंदर करी है और मैं मास्टर्स फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर करना चाहती हूँ, तो ऑफकोर्स देयर इज़ अ ह्यूज ब्रिज जो मेरे को यहाँ पे फिल इन करना है और मैं किस तरीके से फिल करती हूँ, किस तरीके से नहीं करती हूँ। तो मैं कितना भी अच्छा फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में मोटिवेशन लिख लूँ, बट स्टिल वो गैप है जो रहेगा और वो मेरे को नहीं सेव कर पाएगा। तो मेरे को जस्टिफाई करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप किस तरीके से कोर्स डिसाइड करते हो, आप उनका
सबसे पहले तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट कि वो जर्मन के अंदर है, इंग्लिश के अंदर है, क्योंकि अगर आप उसको लैंग्वेज ही नहीं समझ पाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद में आपको देखते हो, आप उनका करिकुलम देखते हो कि उस करिकुलम के अंदर वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे, कितने सेमेस्टर्स में, कौन से सेमेस्टर्स में आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे, और वो किस तरीके से आपके फर्दर सेमेस्टर के कोर्सेज से रिलेटेड है। उसके बाद में आप देखते हो आपके कितने मॉड्यूल्स हैं, आपका मतलब क्या एग्ज़ाम का वो है, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स जो होते हैं, जैसे मेरे कॉलेज के अंदर मैंने कभी भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं दिया जिसके अंदर आपको रट्टे मार के जाने और आपको लिखना है। मेरा हमेशा ओपन बुक एग्ज़ाम होते थे, जिसका मतलब ये है कि आपके पास मटेरियल है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है आप कभी भी वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको देखना कि भाई आप सच में एग्जाम्स क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ऑल्सो लाइक द परसेंटेज, बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज के अंदर ऐसे होता है कि 60% जो होता है वो मास्टर्स का होता है, 40% जो होता है वो आप एग्जाम्स में स्कोर करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब चेक करनी है। सॉरी अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, फिर आप बोलोगे कि इतनी लंबी लंबी वीडियोस बनाती है, छोटी बनाया कर। मैं छोटी नहीं बना सकती, मेरे पास इतनी सारी चीज़ें होती है जो मैं पढ़ पढ़ा के आती हूँ, उसके बाद उसके नोट्स बनाती हूँ, मेरे को सब कुछ कवर करना होता है यार, मेरी मेहनत है ये। थक गई हूँ, बट कोई बात नहीं। अब हम स्टेप 4 पे है ना। अब हमें जो हमारी जो प्रोफाइल है वो ग्रूम करनी है, उसके बाद अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आप रैंडम, मैंने एक CV बना लिया और मैंने एक अपना LOM बना लिया और उसको मैं सारी जगह भेजे जा रही हूँ। अगर आप इस तरीके की हरकतें करोगे तो आपको कुछ नहीं हो पाएगा। आपको हर यूनिवर्सिटी की हर कोई भी कोर्स सेम नहीं हो सकता। लोगों को ये भी दिमाग में खराबी होगी, खराबी गलत वर्ड है, नहीं सॉरी आई टेक इट बैक। लोगों को दिमाग में ये कन्फ्यूजन है कि आपके जो, जैसे कि यहाँ इंडिया में होता है कि आपने BBA कर ली, ठीक है, BBA एक स्पेसिफाइड कोर्स है जो सारी जगह पे सेम होगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती, आपके डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। बहुत सारे कोर्स ऐसे होते हैं जो कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जो कोर्स था ना, मैंने करा है LLM इन IP एंड IT लॉ करा है मैंने, ठीक है। अब IP जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी हो सकता है, बट बहुत जगह ऐसे होता है जिसके अंदर ऐसे आता है कि एंड यूरोपियन फ्रेमवर्क लॉ। तो मतलब कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता, जिसका मतलब आप एग्जैक्ट सेम CV नहीं भेज सकते, आपको उसको ग्रूम करना ही पड़ेगा। अब हम CV ग्रूमिंग के बारे में बात करते हैं। एक सेकेंड। जैसे हमें CV बिल्ड करना होता है, CV बिल्ड करने के लिए आपको ये देखना है कि आपकी जो वो जाएगी एप्लीकेशन जाएगी, वो या ऑनलाइन जाएगी या फिर ऑफलाइन जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसके अंदर आपको बाय पोस्ट भेजना होता है। उसके बाद होता है आप कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपके इस वाले कोर्स से रिलेवेंट है, तो आपको सिर्फ वही मेंशन करनी है। सेम गोज विद एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कौन कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशन है जो वो सिर्फ इस वाले कोर्स से रिलेवेंट है, तो आपको वही मेंशन करनी है। ऐसा नहीं है रैंडम जितना भी आपने पढ़ाई करी है, सब कुछ करी है, वो सारा उसके अंदर लिख दिया, किंडरगार्टन लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, साउंड्स वियर्ड बट पीपल डू दैट। फिर आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उनका जो पर्पस है, क्या वो आपके कोर्स से डिफाइन होता है या नहीं होता है। आपकी जो इंटर्नशिप्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, आपका वॉलंटियर वर्क है, वो किस तरीके से, मतलब आपको सब कुछ एक तरीके से, ये एक स्टोरी का पार्ट है, तो आप जो भी एपिसोड इसके अंदर डालोगे वो आपकी स्टोरी से रेलिवेंट होना चाहिए, अदरवाइज इट पुट्स अ रियली बैड इम्प्रेशन। और ये चीज़ समझ लो कि क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द क्वांटिटी। अगर मैं 10 इंटर्नशिप्स अपने CV के अंदर प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसके अंदर सिर्फ एक ही ऐसी इंटर्नशिप है जो मेरे काम से रिलेटेड है, जो मेरे कोर्स से रिलेटेड है, तो वो सिर्फ एक ही मानी जाएगी। बेशक वो 9 महीने उसमें वो कोई पढ़ेगा भी नहीं, ना उसका कोई रेलेवेंस है, ना ही कुछ और है, ठीक है। हर एक सिंगल थिंग जो आप अपने CV के अंदर डाल रहे हो वो आपके कोर्स को जस्टिफाई करनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप रैंडमनेस नहीं डाल सकते। आपका जो अपना नैरेटिव है वो अपने राइट कॉलेजेस से आपको मैच करना है। आपको जिस तरीके से आप उनकी वेबसाइट रीड करते हो उसकी भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, आपको किस तरीके से, कहाँ पे आपको प्रोग्राम्स मिलेंगे, कहाँ पे आपको वैल्यूज़ मिलेंगी। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिसके अंदर वो एलुमनी होते हैं, वो अपना बताते हैं एक्सपीरियंस कि उन्होंने क्या गेन करा इस कोर्स से। वो पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक अपना पर्सपेक्टिव देते हैं कि भाई ये चीज़ें जो थी, मेरा ये गोल था और इस तरीके से इस कोर्स ने मेरे को हेल्प करा है इस गोल को अलाइन करने के लिए या फिर नहीं करने के लिए।
तो भाई बेसिकली यू डू नॉट कन्विंस कॉलेजेस, यू अलाइन विद देम, एंड द बेटर यू अलाइन विद देम द मोर चांसेस यू हैव टू गेट एडमिटेड इनटू दैट कॉलेज। और ये चीज़ अपने दिमाग के अंदर डाल लो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अबाउट द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच इज CV एंड SOP, ठीक है। बाई चांस अगर आपको पता नहीं है, SOP एंड LOM जो है वो सेम बात है। LOM का मतलब होता है लेटर ऑफ मोटिवेशन, SOP का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट इसके अंदर आप एक तरीके से सेम तरीके से ही चीज़ें लिखते हो, ठीक है। और अगर आपको रिज्यूमे और CV का डिफरेंस नहीं पता है, रिज्यूमे जो होते हैं वो थोड़े से जॉब फोकस्ड होते हैं, और CV जो होता है वो थोड़ा सा अकेडमिक और डिटेल होता है, क्योंकि CV के अंदर आप थोड़ा सा और ज़्यादा आपके पास लेवरेज होती है थोड़ा सा और अपने आप इस चीज़ को डिटेल में बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर यू मेंशन योर एक्सपीरियंसेस, यू कैन ऑलवेज हैव अ line or 2 describing that kind of experience। तो इस तरीके से CVs होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली आपके जो रिजेक्शन होता है वो CV और SOP पे हाईली डिपेंडेंट होता है, आपको ही पता है ये चीज़, ठीक है। अगर आप इसके अंदर नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, नहीं अच्छा अगर आपने चीज़ें लिख रखी हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए कभी लैंड ही नहीं करोगे। तो ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि आप इससे आगे जाओगे, इस स्टेज से आगे जाओगे या नहीं जाओगे। और प्लीज़ अगर जिसको भी ये लगता है कि मार्क्स से ही सब कुछ होता है, और अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आपके वो मार्क्स देखते के साथ में ही, क्योंकि आप CV के अंदर अपने मार्क्स लिखते हो, देखते के साथ ही आपको रिजेक्ट कर देंगे, तो प्लीज़ अपने दिमाग से ये डर निकाल लेना। मार्क्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। मैंने इतनी सारी जॉब एप्लीकेशंस करी है, मुझसे हार्डली किसी ने ये पूछा है कि हाउ मच डिड यू स्कोर। मोस्टली वो ये पूछते हैं कि आपने कौन सा कोर्स किया था, और वो कोर्स अच्छा कौन सी यूनिवर्सिटी में किया था। बट ये 2 क्वेश्चन होते हैं, मार्क्स के ऊपर नहीं होता। अगर आप एक अबव एवरेज इंसान हो, मतलब बेसिकली लाइक 70s के अंदर स्कोर कर रहे हो, तो आई थिंक यू शुड बी फाइन। और अगर आप नहीं हो, अगर आपके थोड़े से कम मार्क्स हैं उससे, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी शो करने के लिए, मतलब बेसिकली एक जस्टिफाई करने के लिए कि वाई डिड यू स्कोर लेस। क्योंकि मैं इसकी स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि अगर आपको नॉलेज है तो आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप जिसके अंदर आप वेल परफॉर्म नहीं कर पाओगे। हेंस मार्क्स आपके ऑटोमेटिकली आ जाते हैं अगर आपने किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है, किसी टॉपिक के या किसी कोर्स के बारे में आपको नॉलेज है, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे जस्टिफाई करनी पड़ेगी। अब हम CV के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को चीज़ें इस बारे में नहीं पता है कि आप हमेशा रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यूज़ करते हो, जिसका मतलब ये होता है कि लेटेस्ट एक्सपीरियंस जो होता है वो सबसे पहले आता है, उसके बाद उससे पहले वाला, उसके बाद उससे पहले वाला। तो अगर आप अपनी अकेडमिक क्वालिफिकेशंस मेंशन करोगे तो सबसे लास्ट में आप आएगा। अगर मैं मास्टर्स कोर्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं लिखूंगी बैचलर्स, उसके बाद अपनी 12th ग्रेड, उसके बाद अपनी 10th ग्रेड। तो ये 3 इस तरीके से मैं अपने मार्क्स शो करूंगी, ठीक है। सेम गोज विद द एक्सपीरियंसेस। अगर मैंने लेटेस्ट जो मेरी इंटर्नशिप होगी सबसे पहले आएगी, और उससे पहले पहले ऐसे आएगी, तो हमेशा ये इस तरीके से होना चाहिए। फिर आप हमेशा 1 या 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हो, और उसके अंदर आपको पैराग्राफ नहीं लिखना होता, मतलब बिल्कुल ही आई डिड दिस इन 2016, ये सब कुछ नहीं। मतलब बेसिकली व्हाट डिड यू डू, व्हाट वाज योर मेन गोल, सॉरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग दैट इंटर्नशिप, एंड द स्किल्स। तो उसके अंदर ये 2 चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो कि यू लर्न दिस, यू डिड दिस एंड देन यू लर्न दिस। बट बेसिकली ये 2 चीज़ आपको डिस्क्राइब करनी है विद इन 1 और 2 लाइन्स, ठीक है, फॉर एवरी एक्सपीरियंस। ये अच्छा माना जाता है। उसके बाद आपको जो CV है, वो कुछ लोग क्या, उनका जो फॉर्मेट है ना यार, वो क्लटर्ड नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस चीज़ के फॉर्म बिलीवर हैं कि आपका CV सिर्फ 1 पेज का होना चाहिए, जो कि करेक्ट नहीं है। आप 1 से 2 पेजेस तक का भी बना सकते हो, 2 से ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बट 2 पेजेस का CV वेरी नाइस है। और बहुत ज़्यादा क्लस्टर्ड ना हो कि बिल्कुल ही ठूस दिया, कुछ भी लिख दिया, बिल्कुल भी इररेलेवेंट चीज़ें उसके अंदर मेंशन ना करें। जैसे कि मैंने 1000 बार बता दिया है, रेलेवेंट चीज़ें मेंशन करें। जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा क्लीन और प्रोफेशनल लुक के अंदर होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आपको नहीं पता है, यूरोपास CV करके एक चीज़ होती है। वो चाहते हैं कि आपका जो CV का फॉर्मेट है वो यूरोपास से हो, तो यूरोपास का CV जो होता है उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। उनका ऑलरेडी एक फिक्स फॉर्मेट होता है, उसी हिसाब से आपके CV बन जाते हैं। करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आप अपनी शो करें। इससे ये पता चलता है कि आपने सिर्फ पढ़ाई नहीं करी, आपने बाकी चीज़ें भी करी है, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई स्पोर्ट्स कर रहे हो, अगर आपने म्यूज़िक कंपोज करा है, आप हमेशा अपना म्यूज़िक कंपोज जो आपने करा है उसका लिंक डाल सकते हैं, अगर आप वो पब्लिक डोमेन में है तो। और आप मतलब हर चीज़ अपनी जो क्वालिटीज़ हैं वो दिखाएं, और सारी चीज़ें दिखाएं, बट इन अ रेलिवेंट कॉलम। ऐसा नहीं है कहीं पर भी कुछ भी डाल रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली यार आपका CV देख के ना कोई भी ये कह सके, किसी को भी ये समझ में आ सके कि वाई दिस कोर्स मेक सेंस टू यू, जिस तरीके का आपने उसके अंदर क्वालिफिकेशन और आपने वर्क रेलेवेंस दिखा रखा है उसको देख के, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे 7th टॉपिक के बारे में, विच इज़ अबाउट SOP LOM, बेसिकली लाइक योर पर्सनैलिटी ऑन पेपर। क्योंकि
SOP और LOM जो होता है ना, सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि लोग उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर अपना राम कथा सुनाने लग जाते हैं जो उन्होंने CV के अंदर लिखी हुई होती है उसको। फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक इंटर्नशिप करी है, उस इंटर्नशिप को मैं बोलूँगी अपने CV के अंदर कि आई ऑल्सो डिड दिस इंटर्नशिप इन 2016 विच गेव मी दिस काइंड ऑफ स्किल विच इज ऑलरेडी मेंशन ऑन द CV. सो बेसिकली यू डू नॉट रियली हैव टू रिपीट योर CV. LOM needs to speak more about yourself and this is actually a very great opportunity to be personal, क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है एक्सट्रीम पर्सनल अपनी कहानियाँ सुना दी कि भाई मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरा चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा, ये सब कुछ नहीं। मतलब पर्सनल इन द सेंस कि आप थोड़ा सा अपना पर्सनल रेलेवेंस देते हो, कि पर्सनली बताते हो कि ऐसी कौन कौन सी ऐसी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से आप मोटिवेट हुए या फिर इंस्पायर हुए इस फील्ड के अंदर जाने के लिए, या फिर आपका जो बैकग्राउंड है वो किस तरीके से आपके पर्सनल रीज़न की वजह से शेप हुआ, या फिर आपका फ्यूचर जो गोल है वो आपके पर्सनल रीज़न से किस तरीके से रिलेटेड है, क्या नहीं है। मतलब आप पर्सनली, मतलब बेसिकली इस लेवल का पर्सनल जाना है, ठीक है। प्लीज़ कभी कुछ भी लिखने लग जाए उसके अंदर, मेरे पापा ने मेरे को बहुत मारा है, मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हुई हूँ, नहीं ये सब मत करना, ठीक है। और इसके अंदर मतलब आप SOP इस तरीके से भी हो सकता है। बेसिकली उसके अंदर आप SOP के अंदर आप क्या करते हो, SOP के अंदर आप अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों चीज़ों को अलाइन करते हो कि भाई ये रीज़न थे कि मैंने अपना बैकग्राउंड जो है, मैंने ये अपनी बैचलर्स चूज़ करी, उसके बाद में बैचलर्स चूज़ करते करते फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो मैंने उसके अंदर मास्टर्स अभी कर ली। अब मैं PhD के अंदर इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है और मेरे पास ये स्पेसिफिक टॉपिक है विच इज़ रियली अलाइनिंग विद माई फ्यूचर गोल्स, सो आई वॉन्ट टू गिव अ शॉट एंड जस्ट लाइक गेट अ कोर्स लाइक दिस। तो बेसिकली आपको पूरा इस तरीके से अपना सारी चीज़ें पूरा इस तरीके से अपना सारी चीज़ें इसके अंदर अलाइन करनी है, ठीक है। समझ में आ गई है बात? मैं थक गई हूँ यार, मेरे को थोड़ा सा फन करना है, थोड़ा फन करें क्या? ऐड का टाइम आ चुका है, बीच में ऐड आ रही है या बकवास करती हूँ मैं, ठीक है। और आपको मतलब ये बताना है बेसिकली, इसके अंदर आपको ये बताना होता है कि आपने क्यों चूज़ करा कि आपको ये करना है, ऐसा क्या हो गया था आपकी ज़िंदगी के अंदर कि आपके अंदर से ये आवाज़ आई कि आपको ये वाला कोर्स चूज़ करना है। बेसिकली लाइक व्हाट इंस्पायर्स यू, व्हाट मोटिवेट्स यू एंड हाउ डू यू सी योर सेल्फ इन द फ्यूचर। आप इस धरती के अंदर क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, इस कोर्स को पढ़ के आपका क्या रिलेवेंस होने वाला है। आपके SOP से आपके अचीवमेंट्स नहीं, आपकी थिंकिंग पता चलनी चाहिए कि आपका क्या माइंडसेट है। बेसिकली आपने एक मोमेंट हुआ उसको डिस्क्राइब किया, उस मोमेंट से आपका एक डिसीजन फॉर्म हुआ और उस डिसीजन की वजह से आपने ये डिसाइड किया कि आप ये वाला कोर्स पढ़ना चाहेंगे, फिर उससे ही अलाइन होते हुए आपके फ्यूचर इनसाइट्स जो हैं वो ये हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक इस तरीके से आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो। बेसिकली यू फोकस ऑन हाउ यू थिंक, हाउ यू चेंज एंड हाउ यू रिफ्लेक्ट। एक ट्रिक है ये जानने के लिए कि आपका SOP या फिर LOM अच्छा है या नहीं। बेसिकली अगर आप अपने जो SOP LOM जो हैं वो स्वैप कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कोई ये सोचे कि ये SOP आपका होगा, जिसका मतलब ये है कि आपने बहुत ज़्यादा जेनेरिक रखा है। मतलब एक SOP आपकी पर्सनालिटी डिफाइन करता है, तो कोई भी इंसान बता सकता है कि ये स्वैप्ड है या नहीं है। आई डोंट नो इफ़ यू गॉट इट व्हाट आई मीन, बट दिस इज़ व्हाट आई मीन इफ़ यू गॉट इट। फिर हमारा नेक्स्ट सेक्शन है रिकमेंडेशंस लेटर। तो बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता है तो 99% यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो यहाँ पे रिकमेंडेशंस लेटर मांगती हैं। अगर आपने मास्टर्स करी है तो वो चाहेंगी कि आप अपने बैचलर्स प्रोफेसर से वो ला के दें, या फिर अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप करी है तो उनसे ला के दें। नहीं तो अगर आप बैचलर्स के अंदर एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हो तो वो ऑफकोर्स आपके स्कूल टीचर से मांगेंगी। रिकमेंडेशंस लेटर की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप अपनी बेस्ट टीचर्स को चूज़ करें जो आपके बारे में पर्सनली आपको जानती हैं, ताकि वो आपकी पर्सनालिटी डिस्क्राइब कर सके ऑन पेपर। और वो चीज़ें जो होती है ना, बेसिकली आपको 2 या 3 लेने होते हैं, 2 या 3 लेने होते हैं, तो 2 इज़ अ गुड नंबर। और आप उन टीचर्स को चूज़ करें जो जानती हैं कि आप कैसे सोचते हो, आपके बारे में जानती हैं, नॉट जस्ट लाइक अबाउट योर ग्रेड्स कि आप एक अच्छे A लेवल स्टूडेंट हो या नहीं। क्योंकि रिकमेंडेशंस लेटर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आपकी टीचर्स आपकी बेसिकली एक आपकी जर्नी को रिफ्लेक्ट करती है ऑन अ पेपर, और उससे आइडिया लग जाता है फ्यूचर टीचर्स को कि आप एक अच्छे स्टूडेंट या फिर एक पोटेंशियल स्टूडेंट हो या नहीं हो आपके कोर्स के लिए। उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नॉर्मली लोग जो हैं वो लेते हैं 2-3 हफ्ता। तो प्लीज़ आप पहले से प्लान करें और पहले से एक आध टीचर्स के साथ अपनी ट्यूनिंग बना के रखें ताकि वो आपके
आगे रिकमेंडेशन राइट कर सकें। और कुछ ऐसी टीचर्स भी होती हैं जो मतलब बहुत अच्छा, मतलब जिनकी अच्छी राइटिंग स्किल्स नहीं होती है, तो उनको भी चूज़ ना करें, उन्हीं को चूज़ करें जो थोड़े से इंटेलेक्चुअल हों, क्योंकि हर तरीके के टीचर्स होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट इंटरव्यू स्टेज, हाउ टू कन्वर्ट एंड एडमिट। बेसिकली आप एडमिट कार्ड से किस तरीके से एक्चुअली में एडमिट हो सकते हो यूनिवर्सिटी के अंदर। अब मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, वो इंटरव्यू के अंदर नर्वस हो जाते हैं, जो कि जिसकी वजह से अगर उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट भी होती है और उनको बहुत सारी चीज़ें पता भी होती है, तब भी वो अपना बेस्ट नहीं दिखा पाते हैं बिकॉज ऑफ हाउ नर्वस दे गेट। तो सबसे पहले तो आपको चिल करना है। अगर आप नर्वस भी हो रहे हो तो प्लीज़ अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट मत दिखाओ, एक कॉन्फिडेंट फेस लेके चलना है और अपने आप को एक पेप टॉक दो पहले ना, अपने आप को एक पेप टॉक, और अपने आप को एक आप पेप टॉक नहीं बोला जा रहा मेरे से, एक और अपने आप को एक पेप टॉक दे समझ गए ना मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे से नहीं बोला जा रहा पेप टॉक, ठीक है। तो बेसिकली आप अपने आप को एक पेप टॉक दें इंटरव्यू होने से पहले कि यार ये तेरा चांस है। बहुत मुश्किल होती है इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचना और आप ऑलरेडी उस पर पहुंच चुके हो, और ये आपका चांस है। अगर आप यहाँ पे परफॉर्म नहीं करोगे तो आप लोगों के सामने किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी शो करोगे। आप जब किसी भी स्ट्रेंजर से मिलते हो तब भी तो आप अपने आप को फुल एक तरीके से एक इस लेवल पे रखते हो कि आप एक सोशलाइज करने की कोशिश करते हो, आप उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो। अगर स्पेशली अगर आप किसी को लाइक करते हो कि वो आपके फ्रेंड्स बन जाए, तो आपको एक सेम एनवायरनमेंट दिखाना है, ठीक है, इंटरव्यूअर के सामने। यार या तो वो लेंगे या वो नहीं लेंगे, और वो तभी लेंगे जब आप उसे इम्प्रेस होंगे। वो आपसे इम्प्रेस तभी होंगे जब आप अपनी रियल सेल्फ दिखा पाओगे, आप कंफर्टेबल फील कर पाओगे, ठीक है। तो अपना ऑरा इस तरीके से बना के रखना है। उसके बाद में जब आप प्रिपेयर होके जाओ, सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करनी है। बहुत अच्छी चीज़ होती है ये कि आप जब यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हो, स्पेशली अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिट हो रहे हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेट पर्सनैलिटीज़ जो हैं उस यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी हैं, आप उनको रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कभी कभी ये पूछते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों आना चाहते हो, तब आप इस तरीके से अपना जो आंसर है वो फॉर्म कर सकते हो कि भाई ऑलरेडी मतलब इतनी अच्छी रेपुटेशन है इस यूनिवर्सिटी की, इतने अच्छे लोग जो है इन्होंने इतना नोटेबल काम किया हुआ, उन्होंने उनको इतना नोबल प्राइजेस वगैरह मिले हुए हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बारी लोग ऐसे पूछ भी लेते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। तो अगर आपको कुछ नहीं पता है इनके बारे में, या फिर ऐसी जैसे कि कुछ कोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल कोर्सेज होते हैं फॉर अ यूनिवर्सिटी, बिकॉज वो उस यूनिवर्सिटी जो है वो उन स्पेशल कोर्सेज के लिए जानी जाती है, ये सारी चीज़ें। और कभी कभी जैसे वो आपको ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं कि आपको पता है कि ये वाली यूनिवर्सिटी है वो फिजिक्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देन व्हाई यू आर चूजिंग अ बायोलॉजी कोर्स इन आवर यूनिवर्सिटी। तो अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है तो फिर आप कैसे इस क्वेश्चन को आंसर करोगे, ठीक है। तो अपनी रिसर्च करो यूनिवर्सिटी के बारे में, रिसर्च करो अपने कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको ये, जैसे अगर आपको कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में चीज़ें पता है तो फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू के अंदर वो ये नहीं पूछते कि सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, लाइक डू यू वांट टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस। और हमेशा यू शुड ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आप मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर अपना फ्यूचर इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो फ्यूचर के बारे में, और सामने वाला बंदा बोल रहा है कि आप एक न्यू कंट्री के अंदर न्यू कोर्स को ले रहे हो और आपके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मतलब हाउ इज इट इवन पॉसिबल। हमेशा क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, राइट। तो आपको हमेशा क्वेश्चंस आस्क करने होते हैं। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल कोर्स स्ट्रक्चर पता है, अगर आपने कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में पता किया है, जैसे अगर कोई ये बोलता है कि आपका जो कोर्स है वो हाइब्रिड है, तो फिर आप उनसे इस बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मतलब ये बहुत गुड चीज़ है कि आप उस टाइम पे ये क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हो जस्ट बिकॉज यू हैव रिसर्च्ड अबाउट द कोर्स स्ट्रक्चर और द प्रोग्राम। और आप क्या कर सकते हो, आपको एलुमनी और जो फैकल्टी होती है उनकी वेबसाइट पे सब कुछ मेंशन होता है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, आप उनसे सारी चीज़ें पूछ सकते हो। ये पहले कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू के अंदर आप रैंडम को क्वेश्चंस पूछ रहे हो, जो क्वेश्चंस आप उनके एडमिशन ऑफिस से पूछ सकते हो। तो प्लीज़ रिसर्च करें इस बारे में कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो पूछना सही रहेगा, कौन सा नहीं सही रहेगा, कौन सी चीज़ आपको बोलनी चाहिए, कौन सी नहीं मेंशन करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है। तो ये तो हमने हमारी हो गई हमारी प्री प्रिपरेशन जो हमें करनी है फॉर द इंटरव्यू। अब ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको नर्वस नहीं साउंड करना, आपको कॉन्फिडेंट साउंड करना है। अगर वो आपसे कुछ भी ये पूछते हैं कि कुछ भी क्वेश्चन पूछना, अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है तो प्लीज़ बी ब्लंट, कुछ भी रैंडम चीज़ें ना बताएं उनको। ये इससे बेटर होता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्डली उनको बोलें कि प्लीज़ आई एम सो सॉरी, आई डू नॉट नो अबाउट दिस, बट आई वुड लव टू हियर योर पर्सपेक्टिव एंड आई वुड लव टू लर्न मोर अबाउट दिस। तो ये एक तरीके का एटीट्यूड दिखाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हो,
और आप यूं नहीं है ब्लैबर करना है कि भाई कुछ भी नहीं पता तो कुछ भी बोले जा रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको क्वेश्चन आंसर करना है, क्योंकि नोबडी एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग, है ना। उनको भी पता होता है आप छोटे से बच्चे हो जो अभी पढ़ाई के फेस में है, वो आपका एक पोटेंशियल देखते हैं कि आप में पोटेंशियल क्या है। और कोर्स के अंदर भी तो यही होता है ना, कोर्स के अंदर आपको कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको सब कुछ पता है, नहीं पता है, बट वो ये देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से एक ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पे आपको नहीं पता है कोई चीज़ें, तो वहाँ पे आप किस तरीके से बिहेव करते हो। तो इंटरव्यूअर्स के ये टैक्टिक्स होती है कि जो आपकी पर्सनालिटी जिस तरीके से वो मतलब कि आपकी पर्सनालिटी के बारे में वो चीज़ें जानते हैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके, ठीक है। आपका एक फेज़ आता है जिसके अंदर आपको उनको कन्विंस करना होता है कि आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हो। अगर आप अपने आप को स्टैंड आउट करोगे, अगर आप अपने बारे में यूनिक चीज़ें बताओगे या अपना स्टूडेंट नैरेटिव जब फॉर्म करते हो, आप अपना स्टूडेंट नैरेटिव बता सकते हो, क्योंकि उनको आपका एक विजन समझ में आता है। उनको ये समझ में आता है कि भाई ये बच्चा इस तरीके का है और ये ऑलरेडी अपने बारे में इतना सब कुछ जानता है, तो इसके अंदर ऑफ कोर्स लाइक पोटेंशियल है। इफ़ यू हैव टाइम टू डिस्कवर योर सेल्फ देन ऑफ कोर्स यू हैव द पोटेंशियल टू डिस्कवर द कोर्स एज वेल। जैसे कि आप ये बता सकते हो कि ये कोर्स करने से आप किस तरीके से सोसाइटी को मतलब how will you give back to the society and what will you give back to the society by learning this course, how do you contribute to the world by studying this course। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है about the most misunderstood question which is tell us about yourself। People, this is not a personal question। बहुत सारे लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं। अपनी कहानी वानी नहीं सुनानी होती है इसके अंदर, कि अपनी कहानी सुना दी स्टार्टिंग से कि मैं स्कूल में जाती थी फिर मैंने स्कूल चेंज कर लिया, ये वो फटाफट, मतलब कि ये सब कुछ चीज़ें नहीं करनी है। ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है बेसिकली, लोग अगर हम सोचें कि हम नर्वस क्यों होते हैं इंटरव्यू के अंदर, हम इसलिए नर्वस होते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ पूछ लिया कि मेरे पास आंसर नहीं हुआ तो फिर मैं क्या बताऊँगी। बट आपको ये नहीं पता कि आप जिस तरीके से टेल अस अबाउट योर सेल्फ का आंसर देंगे, आप एक्चुअली एटलीस्ट फॉर अ बिग पोर्शन आप अपने इंटरव्यू का कंट्रोल खुद से ले सकते हैं। आपको बेसिकली इसको किस तरीके से आंसर करना है इज बाय टेलिंग अबाउट योर बैकग्राउंड वेरी ब्रीफली। उसके बाद आपको कैसे मोटिवेशन मिली, थोड़ा सा मोटिवेशन के बारे में बताना है, मतलब कि ताकि आप उनसे कनेक्ट कर सकें और उनको एक आइडिया दे सकें कि क्यों आप इस कोर्स को पढ़ रहे हैं। फिर आपने क्या क्या अभी तक मतलब इस चीज़ के बारे में समझा है, पढ़ा है, आपकी मतलब क्या की लर्निंग्स रही हैं, और नाउ एट द लास्ट व्हाट डू यू वांट टू स्टडी नेक्स्ट। तो ये एक तरीका है किस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा फॉर एग्जांपल आप जब इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं उसके एंड में आप फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं, या फिर आप जानबूझ के कुछ ऐसा इंट्रीगिंग बोलें कि सामने वाला इसको पिक करके बात करेगा। और आपको ऑलरेडी अगर आपको ये चीज़ पता है कि आपने जानबूझ के बोली है कि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ बोल दी या फिर कोई भी ऐसे आउट ऑफ द क्वेश्चन चीज़ बोल दी, तो वो आपसे उस चीज़ को पिक करके वो क्वेश्चन पूछेंगे, और फिर जब आपको क्वेश्चन पूछेंगे आप ऑलरेडी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो सकते हो, आप उसको इस तरीके से आंसर करोगे और इस तरीके से इन कॉन्वर्सेशन जो आपकी वो बढ़ती जाएगी आगे, ठीक है। तो बेसिकली आपने एक तरीके से कंट्रोल ले लिया बाय टेलिंग, क्योंकि अगर आपने कभी भी देखा होगा जब भी आप ये बोलते हो कि टेल अस, जब भी आप इसका आंसर करते हो टेल अस अबाउट योरसेल्फ, हमेशा इंटरव्यूअर जो होता है वो आपने जो इन्फॉर्मेशन उसको दी हुई होती है उसमें से समथिंग पिक करके आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है वो स्टार्ट कर देता है। प्लीज़ इस चीज़ के लिए इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ऑलरेडी आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो कि आपको किस तरीके से इस चीज़ का आंसर करना है, और इसको हमेशा स्मार्टली ही एंड करें। और ऑल्सो लाइक फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर आप एक हल्का सा इस चीज़ का भी टच दे सकते हो कि उनको ये शो कर सकते हो व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू दिस यूनिवर्सिटी, यू नो, जस्ट लाइक ट्राई टू लाइक प्ले अराउंड विद दिस क्वेश्चन। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है, इज इट लास्ट टॉपिक, फिर हमारा लास्ट सेकंड टॉपिक है शो योर एफर्ट नॉट जस्ट योर अचीवमेंट। यहाँ पे क्या करने लग जाते हैं, हमारी ना सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं सारी जगह, CV, LOM और इंटरव्यूज़ के बारे में, बट हमें और क्या शो करना होता है, हमारे एफर्ट्स, कि क्या हम क्लैरिटी रखते हैं हमारे फ्यूचर गोल के बारे में या फिर इस डिसीजन के बारे में, क्या हमारे एक्स्ट्रा लर्निंग रही है, अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करे हैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे को ये पता है कि मेरे को ये कोर्स करना है, तो इसके लिए मैंने इतने सारे सर्टिफिकेशंस करे हैं ताकि मेरे को इतनी सारी स्किल्स मिल सके जो मेरे को ऑलरेडी इस कोर्स को लेने के लिए प्रिपेयर करती है। तो ये एक मेरा एक्स्ट्रा एफर्ट हुआ है। हमारे फाइनेंशियल हार्डशिप्स, लाइक आप एक्चुअली में ये चीज़ के बारे में ओपनली LOM में लिख सकते हो, इफ़ यू हैड
फाइनेंशियल हार्डशिप्स, कि आपका किस तरीके का बैकग्राउंड रहा है और उसके बावजूद आपने ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करी है, और यही आपको इंस्पायर करता है कि आपके फ्यूचर गोल के लिए। फिर आप अपने सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात कर सकते हो कि अगर आपकी फैमिली ने आपको किस तरीके से सपोर्ट करा है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस चीज़ के बारे में आप एक्चुअली सिर्फ आप अचीवमेंट पे ना फोकस करके आप उसकी बैकग्राउंड स्टोरी भी शो कर सकते हो इन अ वेरी गुड वे, जो ऑटोमेटिकली आपकी रेजिलियंस, आपका हार्ड वर्क, आपकी क्लैरिटी दर्शाता है। इंस्टेड ऑफ लाइक टेलिंग देम दैट आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, शो देम दैट यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन। आप जब भी कोई चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी ऐसा हार्ड, ऐसी ट्रोमैटिक चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हो, डू नॉट ट्राई टू सीक सिंपैथी बाय योर वर्ड्स, try to show them that this is what has happened in your life and you have overcome this by doing this and this is what you want to do for yourself now, you know। तो आप किस तरीके से अपने वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो आज के लिए जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं what I would not do। मतलब कि एक तरीके से ये कॉन्ट्रास्ट सेक्शन है जिसके अंदर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये सब चीज़ें तो बिल्कुल मत करना, ठीक है, जो कि मैं अगर आपकी जगह होती तो मैं नहीं करती या फिर मैंने नहीं करी। सबसे पहली चीज़, आई वुड नॉट अप्लाई टू 20 कॉलेजेस विद द सेम मटीरियल। मैंने ऐसा किया है, और मैं अगर फ्यूचर में कभी और आगे PhD वगैरह करती तो मैं हमेशा ट्राई करूँगी कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो कस्टमाइज्ड है ना। सेकेंड चीज़, आई वुड नॉट चेज प्रेस्टीज ओवर फिट। जैसे कि मैंने आपको समझाया है, कोर्स क्या है वो ज़्यादा मैटर करता है इंस्टेड ऑफ यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें। थर्ड चीज़, आई वुड नॉट ट्राई टू लुक इम्प्रेसिव देन बीइंग ऑथेंटिक। ऑथेंटिसिटी जो होती है उसके अंदर एक ऐसी सिंपलनेस होती है कि आप ऑलरेडी सामने वाला इंसान जो है वो इम्प्रेस हो ही जाएगा अगर आप उसको अपना रॉ चीज़ दिखा रहे हो। तो इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो तो आप ओवर स्मार्ट भी दिख जाते हो, जिसकी वजह से आप किसी को डिसअपॉइंट भी कर सकते हो, स्पेशली अगर वो ऐसे ऑथेंटिक बच्चे चाहते हैं तो अपने कोर्स के लिए। फोर्थ चीज़ है, आई वुड नॉट जस्ट लाइक ऐड रैंडम एक्टिविटीज़ इन माई एप्लीकेशन इफ़ आई हैव नॉट डन इट। बहुत सारे लोग ऐसे स्किल्स, ऐसे कोर्सेज डाल देते हैं एप्लीकेशन के अंदर जो उन्होंने नहीं करा होता, सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए, और उसके बाद में वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि मेरे को एक याद है, मैंने एक सर्टिफिकेशन करा था और मेरा जो जॉब इंटरव्यू हुआ था ना उसके अंदर मेरे को स्पेसिफिकली उस सर्टिफिकेशन के बारे में इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आपने क्या सीखा था, कैसे किया था, ऑफलाइन किया था, कहाँ किया था, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट करा था, किस तरीके का सर्टिफिकेट है, क्या आप अपना सर्टिफिकेट हमें शो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी झूठ ना लिखें जिसकी वजह से आप पकड़े जाएं, जो सच है वो ही लिखें। और ऐसा कर सकते हो आप कि आप किसी चीज़ के प्रोसेस में हो ऑलरेडी, किसी स्किल के बारे में, किसी सर्टिफिकेशन के प्रोसेस में ऑलरेडी, तो आपने वो मेंशन कर दिया और बाय द टाइम का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो इतने में आप ऑलरेडी उसको ख़त्म कर चुके थे, तो आप उसको शो करते हो। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हो। और फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्लीज़ अगर AI का यूज़ कर रहे हैं तो उसको स्मार्ट तरीके से यूज़ करें। आप AI को ना बोलें, ChatGPT को ना बोलें पूरा ऐसे लिखने के लिए, क्योंकि आजकल उनको भी पता है कि AI ने कितना सब कुछ ईजी कर दिया है। और आपको अगर ये नहीं पता है तो देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ कॉल्ड टर्निटिन, एंड आई थिंक लाइक देयर आर मोर सॉफ्टवेयर एज वेल, बट दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग वन विच मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ यूज़, एंड दे एग्जैक्टली नो इफ़ AI हैज़ रिटन दिस और नॉट। उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर आप किसी भी AI रिटर्न पैराग्राफ या किसी भी चीज़ को उसमें डालेंगे तो वो उनसे अगर आप ये पूछेंगे कि आप क्या ये ChatGPT ने लिखा है तो वो बता देगा। तो वो ये बता देगा कि ये ChatGPT ने लिखा है। तो प्लीज़ इन लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, तो प्लीज़ आप कृपया करके ऐसी हरकतें ना करें। आप ग्रामर चेकिंग कर सकते हैं, आप अपने वर्ड्स, अगर आपको वोकैबुलरी अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपकी उस चीज़ के लिए हेल्प ले सकते हैं, बट आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस खुद के वर्ड्स में ही डिफाइन करना पड़ेगा। प्लीज़ फंस मत जाना किसी भी तरीके से, ठीक। एक वेबसाइट है विच इज़ फ्री, और ये कोई प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई मेरे को स्पॉन्सर वैसे भी नहीं करता, तो मैं जो बताती हूँ वो ऑथेंटिक ही बताती हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है, एक ह्यूमन आपका CV जो है वो रिव्यू करता है। मैंने भी उनसे कराया और बहुत अच्छा डिटेल्ड रिव्यू आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप इस पे अपना CV जो है सेंड कर सकते हैं और आपको एक ह्यूमन रिव्यू मिलेगा, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो पॉइंट आउट करते हैं जो आपको पता भी नहीं होती, ठीक है। तो प्लीज़ इस वेबसाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस टॉपिक को मैं एंड करना चाहूँगी विद द टैगलाइन, बिकॉज हमने टैगलाइन के बारे में इतनी सारी चीज़ें बात करी हैं, दैट व्हेन योर एप्लीकेशन टेल्स अ क्लियर स्टोरी, रिजेक्शन बिकम्स द एक्सेप्शन नॉट द रूल। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको पूरी कहानी समझ में आ चुकी है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है, और भाई
अब मेरे पास कोई ये मत आना ये बोलने के लिए कि इतनी लंबी वीडियो बना दी, तुम्हें कम से कम शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये बोलते हुए कि मैंने इतनी लंबी वीडियो बना दी। तुम्हें देख रहे हो मेरा गला बिल्कुल सूख चुका है, मेरे पेट में से गुटर गुटर हो रही है, मैंने खाना नहीं खाया है, मेरा ऑफिस ब्रेक चल रहा है। ऑफिस ब्रेक जो मेरा खाने के लिए मेरे को इस्तेमाल करना चाहिए था वो मैं 1.5 घंटे से यहाँ पे भौंक रही हूँ। तो मैं कैसे छोटी वीडियो बना दूँ, मेरे पास होता है इतना सब कुछ है समझाने के लिए। अगर आपको यार मेरी नहीं पसंद आ रही है इतनी लंबी लंबी बकबक, जबकि 1 घंटा ये अपने दोस्तों से चटर पटर कर सकते हैं सारे टाइम पे, और 1 घंटा मेरी बात नहीं सुन सकते जिसके अंदर मैं इनको लाइफ एडवाइस दे रही हूँ इतनी सारी चीज़ों के बारे में। कौन समझाएगा? समझ लो कि मैं तुम्हारी कोई रिलेटिव रखती हूँ और मैं या फ्रेंड रखती हूँ और मैं तुम्हें समझा रही हूँ इस तरीके से, है ना। तो यार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ मत आना। अगर किसी को दिक्कत है तो किसी और की वीडियो देख लो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, इतनी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं। और अगर उससे भी दिक्कत हो ChatGPT से बात कर लेना। मैं जा रही हूँ, अब मैं आपको मिलूँगी कल की वीडियो के अंदर, और आई होप मेरे को सपोर्ट करो यार, मेरे को तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। फ्री सेवा कर रही हूँ मैं, तो कम से कम सब्सक्राइब करके या फिर कमेंट करके नीचे मेरा अपना प्यार ही मेरे को दिखा दो, है ना। कुछ और तो कर नहीं सकते तुम, तो प्लीज़ मेरी थोड़ी बहुत तारीफ़ कर देना यार। और अगर इस वीडियो से मेरे को अगर कोई भी नीचे कमेंट करेगा तो मैं उसका रिप्लाई भी करूँगी, क्योंकि पहले तो मेरा बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन भर चुका है, उसका मैं रिप्लाई नहीं कर सकती, बट अब से मैं सबका रिप्लाई भी करूँगी। तो कृपया करके अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे को नीचे लिखें। और अब मैं जा रही हूँ और अब मैं आपको मिलूँगी कल, और आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें। बाय बाय।